हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। लास्ट लेक्चर में हम लोग इंटरप्रिटेशन ऑफ बैच रिएक्टर डेटा में वेरियस मेथड्स पढ़ रहे थे जो एनालिसिस या इंटरप्रिटेशन के लिए यूज़ होते हैं, जो हम लोग को डेटा ऑब्टेंड होता है काइनेटिक डेटा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद। तो हम लोगों ने इंटीग्रल मेथड ऑफ एनालिसिस पढ़ा था, डिफरेंशियल मेथड एनालिसिस पढ़ा था। नेक्स्ट मेथड जो हमारा इस सीरीज़ में है वो ओस्टवाल्ड आइसोलेशन मेथड। लेकिन ओस्टवाल्ड आइसोलेशन मेथड स्टार्ट करने से पहले जस्ट हम लोग रिकैप कर लेते हैं जल्दी से कि क्या हमने पढ़ा था, क्योंकि ओस्टवाल्ड इन दोनों मेथड्स में ओस्टवाल्ड मेथड है या इनिशियल रेट मेथड है, उन दोनों में यूज़ है आपका इंटीग्रल मेथड ऑफ एनालिसिस और डिफरेंशियल मेथड ऑफ एनालिसिस। तो इंटीग्रल मेथड ऑफ एनालिसिस में हम लोगों ने क्या पढ़ा था। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक अज्यूम करते हैं एक ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अज्यूम करने के बाद फिर हम लोग नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि उसको ऑर्डर ऑफ अज्यूम करने के बाद रिएक्शन को लिख देते, वो रेट एक्सप्रेशन को लिख देते हैं। उसके बाद रीअरेंज करते हैं रेट एक्सप्रेशन को। उसके बाद एक इंटीग्रेशन करते हैं, जो लाइक टर्म है उनको एक साथ रखते हैं। जैसे सी ए के टर्म है तो उसमें कि सी ए के टर्म एक साथ रखेंगे, बाकी सब टर्म्स को अलग रखेंगे। उसके बाद इंटीग्रेशन करके एक हम लोग को एक एक्सप्रेशन मिलता है सी ए में और टी में। तो सी ए और टी में जो एक एक्सप्रेशन मिलने के बाद हम लोग के पास जो काइनेटिक डेटा होता है, सी ए वर्सेस टी का काइनेटिक डेटा होता है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, प्लॉट करते हैं। तो यहाँ पे सी ए होता है, वाई एक्सिस पे सी ए के टर्म होते हैं और जो एक्स एक्सिस है वहाँ पे टी के टर्म होते हैं। अगर ये जो प्लॉट है अपना एक स्ट्रेट लाइन आता है ओरिजिन से पास होते हुए, तो हम लोग का एजम्पशन ठीक था कि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमने अज्यूम की थी वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सही है। अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो हमने अज्यूम की थी और ये अगर ये स्ट्रेट लाइन नहीं आता, जैसे कर्व आता है पिंक कलर में जो शो हुआ है, तो इसका मतलब हमने जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अज्यूम की थी वो गलत थी। हमें फिर से क्या करना पड़ेगा, फिर से हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दूसरी अज्यूम करेंगे। मान लीजिए अगर पहले फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अज्यूम की थी तो इस बार सेकंड ऑर्डर अज्यूम करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग सेपरेट करेंगे टर्म्स को, रीअरेंजमेंट करेंगे उसमें। उसके बाद इंटीग्रेशन करेंगे, फिर सी ए वर्सेस टी का एक रिलेशन डेवलप करेंगे। रिलेशन डेवलप करने के बाद फिर वही जो हमारे पास डेटा सी ए वर्सेस टी का था, तो टाइम रखेंगे। जैसे हम लोग डेटा जनरेट करते हैं y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में x की वैल्यू रखते हैं तो y की वैल्यू हमें जनरेट मिलती जाती है, तो वैसे t की वैल्यू रखेंगे। तो ये हम लोग को यहाँ से सी ए मालूम चलता जाएगा या हम लोग। तो उसके बाद फिर क्या करेंगे, जो उस डेटा के से जो आपका इनिशियली था t के रखने के बाद सी ए मालूम हुआ, तो फिर एक एक्सप्रेशन यहाँ पे हम लोग डेवलप करेंगे। यहाँ पे एक्सप्रेशन डेवलप किया तो उसके यहाँ पे ग्राफ प्लॉट किया। फिर अगर स्ट्रेट लाइन आ गया तो हमने जो अब अज्यूम किया था ऑर्डर वो सही है। अगर फिर भी गलत आया तो इसका मतलब फिर हम लोग अज्यूम करेंगे दूसरा ऑर्डर। तो ये प्रोसेस हम लोग को करते रहना पड़ता है। तो ये इंटीग्रल मेथड ऑफ एनालिसिस था। जो दूसरा मेथड जो इम्पोर्टेंट मेथड था वो क्या था, डिफरेंशियल मेथड ऑफ एनालिसिस। उसमें हम लोग शुरू में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं अज्यूम करते, जो हमारे पास डेटा होता है टाइम वर्सेस कंसंट्रेशन का उसको प्लॉट करते हैं। टाइम वर्सेस कंसंट्रेशन का, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का डेटा प्लॉट करते हैं हम लोग। उसके बाद जो स्मूथ कर्व बनाते हैं, इसमें स्केल से कर्व नहीं बनाते, कर्व ज़्यादा डेटा पॉइंट्स को कवर करता हो ऐसा एक एक्सप्रेशन, ऐसा ग्राफ बनाते हैं। अब उसके बाद डिफरेंट हम लोग कंसंट्रेशन सेलेक्ट करते हैं और उन कंसंट्रेशन पे हम लोग क्या करते हैं, टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। जो टेंजेंट होगी, टेंजेंट का स्लोप क्या निकालेंगे, तो चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। जैसे हम लोग निकालते हैं नहीं स्लोप, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो यहाँ पे क्या होगा ca2 माइनस ca1 अपॉन t2 माइनस t1। तो चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम, तो डेल ca ओवर डेल t। तो बेसिकली जो हम लोग ये स्लोप निकाल रहे हैं वो क्या है, वो रेट ऑफ रिएक्शन है। तो हम लोग को डिफरेंट कंसंट्रेशन पे हम लोग को क्या मिल जाता है, रेट ऑफ रिएक्शन मिल जाता है। तो डिफरेंट कंसंट्रेशन पे रेट ऑफ रिएक्शन मिल गया। अब हम लोग फिर सर्च करेंगे रेट एक्सप्रेशन फिर सर्च करने के दो तरीके हैं। या तो हम लोग यहाँ पे अब अज्यूम कर लेंगे कोई ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो जैसे फर्स्ट ऑर्डर मान लेंगे तो एक्सप्रेशन अपने कुछ इस तरह हो जाएगी, आर इज इक्वल टू के सी ए। अगर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है तो आर इज इक्वल टू के सी ए स्क्वायर हो जाएगा। उस तरह से अज्यूम किए हैं।
अब हमारे पास रेट है, यहाँ पे कंसंट्रेशन का टर्म रखेंगे, तो ये पूरा टर्म कैलकुलेट करेंगे कि कितना आया कंसंट्रेशन वाला जो FC का टर्म है। तो CA अगर हमने डिफरेंट CA पे हमने लिया है, लेकिन CA की वैल्यू रखेंगे तो CA² जो ये FC का टर्म आएगा, तो उसके बीच FC का जो टर्म आया, ये पूरा FC का टर्म जो आया वो, और रेट ऑफ रिएक्शन हमें मालूम है उन कंसंट्रेशन के CA के करस्पॉन्डिंग, तो उनके बीच प्लॉट ड्रॉ करेंगे। अगर ये प्लॉट स्ट्रेट लाइन आता है तो हमारा जो यहाँ पे हमने अज्यूम किया था वो सही है, वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अगर नहीं आता तो दूसरा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अज्यूम करेंगे। दूसरा मेथड क्या है इसी में, दूसरा तरीका क्या था कि अगर इस फॉर्म में है, सिर्फ एक रिएक्टेंट है, तो हम लोग रिएक्शन को इस तरह फॉर्म लिख सकते हैं -RA=KCA⁴n, मतलब हम मान लिए कि उसकी एक जनरल ऑर्डर मान लिया। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ एक ही रिएक्टेंट था जब तब हम लोग ऐसा कर पा रहे थे, दोनों तरफ का ln ले लेते थे, फिर एक ln y=mxc का फॉर्म आ जाता था। यहाँ से हम लोग प्लॉट खींच लेते थे, ये प्लॉट ड्रॉ कर लेते थे ln -RA वर्सेस नीचे क्या था आपका ln CA के बीच में, ln CA के बीच में प्लॉट हमने ड्रॉ कर लिया। अब जो स्लोप आएगा वो हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन =n है आपकी, और जो ये इंटरसेप्ट है y एक्सिस पे वो k की वैल्यू वहाँ से हम लोग निकाल लेंगे, ln k आएगा। तो ये मेथड था डिटरमिन, ये दोनों मेथड कल हम लोगों ने पढ़े थे। आज हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट मेथड जो अपना है ओस्टवाल आइसोलेशन मेथड पढ़ेंगे। तो ओस्टवाल आइसोलेशन मेथड किस तरह काम करता है, तो बेसिकली क्या होता है, इस टाइप के ये मेथड कब यूज़ किया जाता है जब एक से ज़्यादा रिएक्टेंट अपने पास हैं, एक से ज़्यादा रिएक्टेंट हैं और फिर हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन या रेट लॉ डेवलप करना है। तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होता है इसमें कि हम लोग जो है, जैसे 3 रिएक्टेंट है, मान लीजिए कोई रिएक्शन हो रही है, तो उसमें पहले हम लोग एक रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालते हैं। वो कैसे निकालते हैं, आइसोलेशन वर्ड ही है ना, तो आइसोलेट कर देते हैं बाकी दोनों रिएक्टेंट को आइसोलेट कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए कि एक अपनी रिएक्शन कोई हो रही थी A + B + C, एक रिएक्शन है, उसमें हमने क्या किया, हमने इसका रेट एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे हम लोग, रेट एक्सप्रेशन -RA लिखेंगे आपका KCA की पावर Na बोल दीजिए, अल्फ़ा बोल देते हैं, CB की पावर बीटा बोल देते हैं, और C की पावर गामा बोल देते हैं। तो बेसिकली इसमें क्या करते हैं, जैसे 3 रिएक्टेंट हैं तो एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को, क्वांटिटी को हम लोग कम रखेंगे, बाकी जो और रिएक्टेंट हैं BC है, जितने भी रिएक्टेंट, अगर 10 रिएक्टेंट हैं किसी भी रिएक्शन में, तो एक रिएक्टेंट को छोड़ के बाकी 9 की कंसंट्रेशन हम लोग ज़्यादा रखेंगे। उससे क्या होगा, जब हमने कंसंट्रेशन ज़्यादा रखी तो जैसे रिएक्शन हो रही है, मान लीजिए आपकी क्या रिएक्शन थी, A + B + C गिव्स टू एक प्रोडक्ट दे रही थी, तो हमने क्या किया कि एक की कंसंट्रेशन को कम रखा, तो -RA क्या हुआ आपका KCA⁴α CB⁴β CC⁴ क्योंकि हमें ऑर्डर मालूम नहीं है तो हम लोग एक अज्यूम करेंगे ऑर्डर, एक जनरल ऑर्डर अज्यूम करेंगे। अब क्या हुआ कि जैसे CB बहुत ज़्यादा है, तो CB बहुत ज़्यादा है तो जो रिएक्शन हुई तो कंसंट्रेशन, जैसे मान लीजिए CA का आपने लिया 10 मोल और CB का ले लिया 10,000 मोल, इसी तरह CC का ले लिया 10,000 मोल, तो जो रिएक्शन होगी, तो मान लीजिए जैसे रिएक्शन स्टार्ट हुई तो ये CA तो कंज्यूम हो जाएगा, मान लीजिए इसका 10 मोल कंज्यूम हो गया, लेकिन अब इसका 10 मोल कंज्यूम हुआ, अगर स्टाइकोमेट्रिक ऑलमोस्ट सेम है या थोड़ा बहुत डिफरेंस भी है तो इसके भी 10 मोल कंज्यूम होंगे, या 10 से 20 के बीच या कोई भी वैल्यू कंज्यूम होगी। तो वो अब इस केस में मान लीजिए 950 से 1000 के बीच इसकी कंसंट्रेशन रह गई, तो इसकी कंसंट्रेशन इन कंपैरिजन टू इसकी कंसंट्रेशन चेंज नहीं हुई, तो चेंज नहीं हुई तो रेट ऑफ रिएक्शन पे ये जो है इम्पैक्ट नहीं डालेगा ये कंसंट्रेशन का टर्म, तो ये कंसंट्रेशन का टर्म इम्पैक्ट नहीं डालेगा, इसका मतलब कांस्टेंट है, तो इम्पैक्ट नहीं डाल रहा है तो इसका मतलब कांस्टेंट है, तो हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे लिख देंगे, RA ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है और एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो नया कांस्टेंट CA⁴α, इस तरह हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन को लिख देंगे। तो बेसिकली यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन फाइनली जब कंसंट्रेशन आप
क्वांटिटीज़ आप दूसरे कंपोनेंट की ज़्यादा लेंगे, किसकी, बी की और सी की, इन कंपेरिजन टू ए, तो आपका रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, माइनस आर ए इज इक्वल टू के डैश। अब ये और ये कांस्टेंट हैं, क्योंकि कंसंट्रेशन इनकी ज़्यादा है तो ये कांस्टेंट हो गए, तो हम इसमें कांस्टेंट में मल्टीप्लाई करेंगे तो नया कांस्टेंट आ जाएगा, और सी ए टू द पावर अल्फ़ा, ये अब अपना रेट एक्सप्रेशन हो गया। बेसिकली अभी यहाँ तक हम लोगों ने क्या किया कि इन्हीं ऑस्टवाल्ड आइसोलेशन मेथड में हम लोग क्या करते हैं, एक एक रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में पहले ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालते हैं। जैसे कई रिएक्टेंट हैं, 3 रिएक्टेंट है या 4 रिएक्टेंट है, तो पहले सबसे पहले क्या करेंगे, पहले रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालेंगे, फिर सेकेंड स्टेप में दूसरे रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालेंगे। तो और निकालते कैसे हैं, जैसे 4 रिएक्टेंट हैं तो एक की कंसंट्रेशन को हम लोग कम रखेंगे, बाकी सब की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा ले लेंगे, लार्ज एक्सेस ले लेंगे। एक्सेस होता है, एक्सेस का मतलब हुआ कि थोड़ा बहुत ज़्यादा है, लेकिन लार्ज एक्सेस का मतलब बहुत ज़्यादा है कि, तो अगर स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट के हिसाब से रिएक्शन हो रही है तो जो लार्ज कंसंट्रेशन जिनकी हमने ली है तो उसमें चेंजेस बहुत कम होंगे, बहुत माइनर चेंजेस आएंगे उनकी कंसंट्रेशन में। तो चेंजेस कंसंट्रेशन में बहुत माइनर आएंगे तो इसका मतलब उसमें कोई ख़ास चेंज नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, वो चीज़ कांस्टेंट है। तो इसका मतलब वो कंसंट्रेशन आपकी कांस्टेंट रह गई, तो वो इम्पैक्ट नहीं कर रही है। तो यहाँ पे Cb और Cc की कंसंट्रेशन कांस्टेंट रह गई, तो एक ये पूरा कांस्टेंट हो गया और एक अपना K कांस्टेंट है, तो एक नया कांस्टेंट बन गया K डैश Ca टू द पावर अल्फ़ा। हम लोग यहाँ पे पहुँच गए। अब क्या करेंगे, अब हम लोगों ने अब अपने पास क्या आ गई, माइनस आर ए इक्वल टू के डैश Ca है। अब यहाँ से हम लोग इंटीग्रल, क्योंकि हमारे पास तो डेटा है ही C वर्सेस टाइम का और Cb वर्सेस टाइम का, तो हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ से इंटीग्रल मेथड ऑफ एनालिसिस यूज़ करेंगे। हमने देखा इंटीग्रल मेथड ऑफ एनालिसिस में क्या, एक ऑर्डर को एज्यूम कर लेंगे, अल्फ़ा 1 मान लेंगे, 2 मान लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, फिर उसको इंटीग्रेट करेंगे, उसके बाद फिर क्या करेंगे कि जो अपनी एक्सप्रेशन आई है वह उसके बीच में कर्व ड्रॉ करेंगे। तो अगर स्ट्रेट लाइन आता है तो ठीक है, ऑर्डर जो हमने एज्यूम किया था वो सही है, तो हमारा अल्फ़ा यहाँ से डिटरमिन हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि जब अल्फ़ा हमारा लोग का डिटरमिन हो गया तो इसी तरह एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे दूसरे रिएक्टेंट के लिए। किसके लिए, बी के लिए। बी के लिए क्या करेंगे, ए और सी की कंसंट्रेशन को हम लोग क्या कर लेंगे, ज़्यादा अज्यूम कर लेंगे कि ए की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, सी की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है दूसरे केस में, मतलब तो अपना जो रिएक्शन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो क्या हुआ, के सी ए टू द पावर अल्फ़ा सी बी टू द पावर बीटा सी सी टू द पावर गामा था। तो हम लोगों ने दूसरे केस में सी ए और सी बी की कंसंट्रेशन को बहुत ज़्यादा रख लिया, तो आर बी इसको बोल दीजिए, दूसरे के लिए निकाल रहे हैं, या आर ए भी कह दीजिए, तो माइनस आर ए आर बी बेसिकली हम निकाल रहे हैं, तो आर बी भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो हम लोग क्या कर देंगे, ये और ये कांस्टेंट हो जाएंगे, तो के डबल डैश नया कांस्टेंट आ जाएगा, सी बी टू द पावर क्या होगा, बीटा होगा। तो इसी तरह हम फिर इंटीग्रल मेथड ऑफ एनालिसिस यूज़ करेंगे, जो पूरा प्रोसीजर रिपीट करेंगे। तो यहाँ पे बीटा की वैल्यू निकाल लेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यहाँ पे बीटा है। इसी तरह आरसी के लिए हम लोग निकालेंगे, और वहाँ पे क्या आ जाएगा, के ट्रिपल डैश एक नया कांस्टेंट आएगा, सी सी टू द पावर गामा। तो फिर हम लोग इंटीग्रल मेथड ऑफ एनालिसिस यूज़ करेंगे और वहाँ से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एज्यूम करेंगे, और सारे प्रोसेस जो है इंटीग्रल मेथड ऑफ एनालिसिस का वो रिपीट करके हम लोग गामा की वैल्यू निकाल लेंगे। तो बेसिकली उसके बाद जब तीनों वैल्यूज़ हमारे पास आ गई इंडिविजुअली, अल्फ़ा की वैल्यू, बीटा की वैल्यू और गामा की वैल्यू, मतलब जितने रिएक्टेंट थे उसके रेफरेंस में हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मालूम हो गई। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मालूम हो गई, तो जो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, वो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगी आपकी, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू order of reaction with respect to A, order of reaction with respect to A plus order of reaction with respect to B, order of reaction with respect to B plus order of reaction with respect to C, order of reaction with respect to C। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ए क्या है, हमने अल्फ़ा अज्यूम किया है, अल्फ़ा की वैल्यू अब हम कैलकुलेट कर चुके होंगे, प्लस बीटा प्लस गामा।
तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमारी क्या निकल जाएगी, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम लोग की निकल जाएगी अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। ये तो इनिशियली भी होगा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, लेकिन हम यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ निकाल चुके होंगे, तो हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की एक न्यूमेरिकल वैल्यू मालूम चल जाएगी। तो बेसिकली हमने क्या किया इस प्रोसेस में, जस्ट एक बार ब्रीफ कर लेते हैं। हम इसमें जैसे एक से ज़्यादा रिएक्टेंट हैं उस तब ये मेथड यूज़ करेंगे, और ये मेथड में क्या करेंगे कि एक की कंसंट्रेशन को कम रखेंगे, बाकी दूसरे और रिएक्टेंट हैं उनकी कंसंट्रेशन को ज़्यादा रखेंगे। तो इसका मतलब हुआ कि एक ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक कंपोनेंट एक बार में निकालेंगे, फिर एक दूसरे कंसंट्रेशन ज़्यादा रखिए तो सब वो कांस्टेंट हो जाएंगे। तो हमारे पास ये इस टाइप की जो है ना रेट एक्सप्रेशन मिल जाएगी। ए के टर्म में सी की पावर अल्फ़ा, बी के टर्म में जब निकालेंगे तो सी बी टू द पावर बीटा, तीसरे के निकालेंगे तो उसके रिस्पेक्ट में सी टू द पावर गामा हो जाएगी। फिर इंटीग्रल मेथड ऑफ एनालिसिस यूज़ करेंगे। सबसे पहले केस में हम अल्फ़ा की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर रिएक्शन ये रिपीट करेंगे। जब उस केस में मानेंगे कि हम लोग ज़्यादा कंसंट्रेशन ए की और सी की है तो बीटा निकाल लेंगे इंटीग्रल मेथड ऑफ एनालिसिस से। फिर तीसरे केस में ए और बी की कंसंट्रेशन को बहुत ज़्यादा रखेंगे और फिर सी की के टर्म में लिखेंगे और वहाँ से गामा की वैल्यू निकाल लेंगे। मतलब तीसरा जो कंपोनेंट है या चौथा कंपोनेंट है, जितने भी कंपोनेंट है हर बार आपको पूरा स्टेप रिपीट करना पड़ेगा। तो इसलिए सारी ऐसे हम लोग सारे अल्फ़ा बीटा गामा या जीटा जितने भी टर्म्स हैं सबकी वैल्यूज़ निकाल लेंगे, और जो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगी इन सबको जब हम ऐड कर देंगे तो हमें ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मालूम चल जाएगी। ये एक मेथड था आपका ओस्टवाल्ड आइसोलेशन मेथड। जो नेक्स्ट मेथड है जो हम लोग पढ़ना चाहेंगे वो इनिशियल रेट मेथड है। इनिशियल रेट मेथड में क्या करते हैं हम लोग, इनिशियल रेट मेथड में हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालते हैं एट टी इज इक्वल टू ज़ीरो। टी इज इक्वल टू ज़ीरो मतलब इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं एग्जैक्टली जैसे रिएक्शन स्टार्ट होती है उसी पॉइंट पे। तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं, इसका मतलब एज जैसे जस्ट स्टार्ट हुई उस मेथड से निकालते हैं हम लोग। तो इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन इज़ द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। जो इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग निकाल रहे हैं उसी को बोलते हैं कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन है, मतलब जैसे रिएक्शन स्टार्ट हुई टी इज इक्वल टू ज़ीरो पे। लेकिन इसमें हम लोग को क्या है कि एक से ज़्यादा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने पड़ते हैं। जैसे मान लीजिए कि अपने पास दो रिएक्टेंट हैं, ए और बी रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग इनका कैसे लिखते हैं, ए के टर्म में अगर लिखेंगे तो के सी ए टू द पावर जो ए के रिस्पेक्ट में जो ऑर्डर होगा एन ए बोल सकते हैं, बी जो दूसरा आपका रिएक्टेंट है उसके रिस्पेक्ट में जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एन बी है, या अल्फ़ा बीटा भी बोल सकते हैं। एन ए बोलिए एन बी बोलिए वैल्यू है, अल्फ़ा बीटा कुछ भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे अल्फ़ा बीटा एन ए में दो टर्म आ रहे हैं तो इसलिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, हमारे समझने में हो सकता है कहीं कहीं कन्फ्यूज़न आ जाए। तो हम लोग अल्फ़ा और बीटा यूज़ करेंगे। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, के सी ए टू द पावर अल्फ़ा इंटू सी बी टू द पावर बीटा। अब हमें इनिशियल रेट मेथड अप्लाई करना है। तो इनिशियल रेट मेथड में क्या होता है कि हम लोग रिएक्शन कराते हैं एक जैसे कई कंपोनेंट हैं, तो एक कंपोनेंट की कंसंट्रेशन हम लोग वेरी करेंगे, बाकी सारे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हम लोग कांस्टेंट रखेंगे। ओस्टवाल्ड मेथड में क्या करते थे, हम लोग एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को कम रखते थे, बाकी सारे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को बहुत ज़्यादा रखते थे, लार्ज एक्सेस रखते थे। इसमें क्या करते हैं हम लोग एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को हम लोग वेरी कराएंगे और दूसरे बाकी सारे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को हम लोग कांस्टेंट रखेंगे। तो एक की मान लीजिए कि सी बी की कंसंट्रेशन आपने कांस्टेंट रखी और एक की कंसंट्रेशन आपने वेरी कराई। पहले 100 मोल्स लिया, आपने पूरी रिएक्शन कराई, आपने डेटा लिया एट टी इक्वल टू ज़ीरो, टी इक्वल टू T1, डिफरेंट टाइम पे आपने कंसंट्रेशंस मेज़र की कि कैसी थी। सी ए की भी कंसंट्रेशन मेज़र करेंगे, सी बी की भी मेज़र करेंगे, क्योंकि सी बी रिएक्टेंट है, रिएक्ट कर रहा है। तो वहाँ से सी ए वर्सेस टाइम का हमारे पास एक डेटा आ गया। लेकिन हमें एक एक्सपेरिमेंट से काम नहीं चलता, इसमें हम लोग को एक से ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करते हैं एक ही रिएक्टेंट के लिए। अब फिर हमें दूसरा एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। दूसरा एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे तो जैसे हमने पहले केस में 100 मोल लिया था, इस बार कुछ इनिशियल कंसंट्रेशन कुछ डिफरेंट लेंगे। पहले 100 मोल लिया था, इस बार फॉर द से कह दीजिए कि 50 लेंगे, कुछ भी ले सकते हैं। तो
दूसरा कंसंट्रेशन लेंगे, और लेकिन बी की कंसंट्रेशन जो है ना हम लोग कांस्टेंट रखेंगे, जो पहले रखा था वही इस बार भी रखेंगे। बी की कंसंट्रेशन हमने कांस्टेंट रखी, फिर हमने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, फिर हम लोग के पास डेटा आया। तो बेसिकली इसमें क्या कह रहे हैं, रिएक्शन कहिए या एक्सपेरिमेंट करिए, दो डिफरेंट कंसंट्रेशन पे एक ही रिएक्टेंट की, पहले एक कंसंट्रेशन पे रिएक्शन कराई, फिर हमने दूसरे कंसंट्रेशन पे रिएक्टेंट कराई, लेकिन बाकी सारे रिएक्टेंट को, अगर एक बी है तो बी, अगर सी डी है, कई रिएक्टेंट हैं तो उनकी कंसंट्रेशन को हम लोग कांस्टेंट रखते हैं, उनको चेंज नहीं करते, सिर्फ एक ही रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को चेंज करके हम लोग एक्सपेरिमेंट कराते हैं। तो कहिए बी है उसको कांस्टेंट रखें। हर एक रिएक्शन के लिए हमने क्या किया कि कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का डेटा निकाला। अब यहाँ तक तो डेटा हमने जनरेट कर लिया। अब जो नेक्स्ट स्टेप आता है, नेक्स्ट स्टेप हम लोग पिछले मेथड में क्या कर रहे थे, उस टॉल में इंटीग्रल मेथड यूज़ कर रहे थे। इसमें क्या है कि डिफरेंशियल मेथड टाइप का यूज़ किया जाता है। जैसे हम लोग डिफरेंशियल मेथड है, तो हमारे पास इस वक्त क्या है, हमारे पास है इस वक्त एक ही कंसंट्रेशन के दो डेटा हैं, मतलब CA वर्सेस टाइम का हमारे पास डेटा है। तो हम लोग क्या करेंगे, CA वर्सेस पहले जब कंसंट्रेशन हमने एट फर्स्ट मतलब पहली वाली कंसंट्रेशन CA0 जब 100 मोल्स ले रहे थे, तो हमारे पास एक डेटा आया, तो हम लोग डिफरेंट, ये टाइम है आपका, यहाँ पे CA होगा, CA, तो डिफरेंट CA पे हम लोग क्या कर लेंगे, जैसे भी डेटा पॉइंट आएगा तो प्लॉट हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। अब प्लॉट ड्रॉ करेंगे, अब जब t=0 था, कब था, t=0 मतलब एट इनिशियली जैसे रिएक्शन स्टार्ट की उस वक्त जो है ना कंसंट्रेशन जो भी थी उसकी, उस पर हम लोग क्या करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो उसका टेंजेंट का हम लोग स्लोप डिटरमिन कर लेंगे, और स्लोप क्या होएगा, DC और DT होगा, DCA और DT। तो मतलब क्या होगा, -RA, रेट ऑफ रिएक्शन निकल जाएगी यहाँ से। ये डिफरेंशियल मेथड में यही करते थे और यही यहाँ पे भी कर रहे हैं, लेकिन एक डेटा सेट के लिए हमने किया, पहले डेटा सेट के लिए किया तो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन फर्स्ट डेटा सेट के लिए निकला। इसी तरह हम लोग फिर दूसरा एक्सपेरिमेंट जो परफॉर्म किया है उससे हम लोग का जो डेटा आया है ये था फॉर फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। अब दूसरे एक्सपेरिमेंट भी हमने किया है, उससे भी हमारे पास डेटा आया है CA वर्सेस टाइम का फॉर सेकेंड एक्सपेरिमेंट का मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन आपकी CA की डिफरेंट थी, इसमें CA0 डिफरेंट था, तो टाइम वर्सेस CA का हमने प्लॉट करेंगे। तो यहाँ से भी CA0 पे जो दूसरे केस में जो था आपका CA0 मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन दूसरे केस के लिए, वहाँ पे हमने स्लोप खींचा, तो हम लोग को स्लोप खींचा, टेंजेंट खींचा और उससे स्लोप डिटरमिन किया, तो वहाँ पे भी स्लोप से हमें क्या मिलता है, रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन इस बार किसका मिलेगा, दूसरे वाली कंसंट्रेशन का या दूसरे एक्सपेरिमेंट का, तो -DCA/DT ये हमको मिल जाएगा, दो स्लोप मिल जाएंगे। और दोनों स्लोप कहाँ से मिल रहे हैं, अपने डिफरेंशियल मेथड ऑफ एनालिसिस से। तो उसको बेसिकली हम लोग क्या कर सकते हैं, इस तरह -RA क्या होगा आपका -DCA/DT, और उसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं कि CA1 इस बार क्योंकि कंसंट्रेशन अलग थी की पावर अल्फ़ा इंटू CB की पावर बीटा, इस तरह लिख सकते हैं। पहला रेट ऑफ रिएक्शन पहले ग्राफ से मिला पहले डेटा के लिए, दूसरे डेटा के लिए -DCA/DT, DCA1/DT कर दीजिए, कोई इशू नहीं है क्योंकि इनिशियल कंसंट्रेशन, तो क्या हो जाएगा CA2 क्योंकि इनिशियल कंसंट्रेशन अलग थी, इनिशियल कंसंट्रेशन यहाँ पे CA2 अल्फ़ा CB2 बीटा। यहाँ से हम लोग को रेट की दो एक्सप्रेशन मिल गई। अब क्या करेंगे, इक्वेशन दो एक्सप्रेशन है 1 2, 2 को 1 से डिवाइड कर देंगे, 2 डिवाइडेड बाई 1, तो आपके पास क्या आ जाएगा -RA2 -RA1 इज इक्वल टू क्या हो गया, इसको डिवाइड करेंगे, के कांस्टेंट है कट जाएगा, CB2 कट जाएगा, या यहाँ पे एक बार लिख देते हैं के CA2 आपका अल्फ़ा CB2 बीटा डिवाइड बाई के
CA1 टू द पावर अल्फ़ा CB टू द पावर बीटा। क्योंकि हमने B की कंसंट्रेशन क्यों सेम है, क्योंकि हमने B की कंसंट्रेशन कांस्टेंट रखी है। तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा -RA2 अपॉन -RA1। क्योंकि रिएक्टेंट के लिए लिखा था इसलिए माइनस शो कर रहे हैं हम लोग। यहाँ से क्या बचेगा CA2 अपॉन CA1 की टू द पावर अल्फ़ा। अब हमें CA2 भी मालूम है, वो उस वक्त की कंसंट्रेशन है जिस पे हमने स्लोप ड्रॉ किया था। CA1 भी हमें मालूम है, वो पहले वाले रिएक्शन के लिए, पहले वाले डेटा के लिए जिस पॉइंट पे हमने स्लोप टेंजेंट ड्रॉ किया था और स्लोप मेज़र किया था, RA1 और RA2 वहीं से हमें मिली थी। तो इसमें चारों चीज़ें हमें नोन है। तो यहाँ से हम क्या कर लेंगे, डिटरमिन कर लेंगे या कैलकुलेट कर लेंगे, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ अल्फ़ा। वैल्यू ऑफ अल्फ़ा कैलकुलेट कर लिया, इसका मतलब हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ए निकाल लिया, एक कंपोनेंट निकाल लिया। तो एक कंपोनेंट के रिस्पेक्ट में हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल लिया। अब जो दूसरे कंपोनेंट का है उसके लिए प्रोसीजर सेम है, एक्सपेरिमेंट हम लोग रिपीट करेंगे। दूसरे केस में क्या करेंगे, हम लोग B जो A की कंसंट्रेशन है उसको कांस्टेंट रखेंगे और B की इनिशियल कंसंट्रेशन हम लोग चेंज करते जाएंगे। B की पहले 200 ले लिया, फिर 100 ले लिया, कुछ भी वैल्यूज़ ले सकते हैं, लेकिन कंसंट्रेशन दोनों बार चेंज करेंगे। तो उस केस में भी हमें क्या मिलेगा, दो रेट ऑफ रिएक्शन मिलेंगे, B के -RB2 -RB1 और दो डिफरेंट कंसंट्रेशन पे B के। तो वहाँ से भी हम सिमिलरली दो इक्वेशन बनाएंगे, दोनों को डिवाइड करेंगे। तो वहाँ से क्योंकि A उस वक्त कांस्टेंट होगा तो A कट जाएगा और फिर हमें बीटा की वैल्यू मालूम पड़ जाएगी। अब इसी तरह एक से ज़्यादा, दो से ज़्यादा होते, तीसरा मान लीजिए रिएक्टेंट होता, तो दो की कंसंट्रेशन को सेम रखते और तीसरी की कंसंट्रेशन को हम लोग वेरी करते। जब तीसरे की कंसंट्रेशन वेरी करेंगे तो उस केस में हमें क्या है कि फिर दो एक्सप्रेशन मिलेंगी। फिर हम लोग वहाँ से जो तीसरा कंसंट्रेट रिएक्टेंट था उसके रेस्पेक्ट में हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट कर लेते। तो इस तरह हम लोगों ने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सारे जो आपके रिएक्टेंट है उसके रेफरेंस में कैलकुलेट कर लिया। तो हमारी यहाँ पे ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगी, तो ओवरऑल ऑर्डर जो है, ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू A प्लस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू B। हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल रखा है, विथ रिस्पेक्ट टू A अल्फ़ा था प्लस ऑर्डर ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू B बीटा। तो इस तरह हम लोग ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल लेते हैं। तो आज हम लोगों ने दो मेथड्स पढ़े, इनिशियल रेट मेथड और ओस्टवाल्ड आइसोलेशन मेथड। तो इस तरह हम लोग के जो 4 मेथड ऑफ एनालिसिस थे, उन 5 मेथड ऑफ एनालिसिस हमने स्टार्टिंग में पढ़े थे। इंटीग्रल मेथड ऑफ एनालिसिस, डिफरेंशियल मेथड ऑफ एनालिसिस, ओस्टवाल्ड आइसोलेशन मेथड और इनिशियल रेट मेथड ऑफ इनिशियल रेट्स। एक और था हाफ लाइफ मेथड। तो हम लोगों ने 4 मेथड को कवर कर लिया है कि कैसे हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन या ऑर्डर ऑफ मतलब रेट लॉ डेवलप करते हैं, या रेट लॉ का बेसिकली मतलब क्या होता है कि हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं। जो नेक्स्ट जो आपका एक और बचा हुआ है हाफ लाइफ मेथड, उसको हम लोग कुछ पोर्शन जो है ना कवर करने के बाद उसको बाद में लेंगे, क्योंकि वो जो चीज़ें अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे वो यूज़ होने वाले हैं हाफ लाइफ मेथड में। तो इसलिए हाफ लाइफ मेथड जो है वो आगे उसको बाद में कवर करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जैसे एक रिएक्शन हो रही है, उसमें कई रिएक्टेंट हैं, तो उन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को कैसे मेज़र करेंगे रिएक्शन में, उसके बारे में पढ़ेंगे।